नमस्कार जोहार, मैं साइमा कुमारी और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की हर खबरों को। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर आप तक पहुँचती रहे। जमशेदपुर में 50 रुपए में बिक रहा था मैया सम्मान योजना का फॉर्म, नगर निगम सीईओ ने वापस कराए पैसे। झारखंड के जमशेदपुर में मैया सम्मान योजना के फॉर्म 50 रुपए में बेचे जाने का मामला सामने आया है, जबकि ये फॉर्म सरकार की तरफ से निःशुल्क वितरित किए जाते हैं। फॉर्म भरने के बाद पात्र महिलाओं के खाते में पैसे भी आते हैं। हालांकि एक कैंप में इस योजना के फॉर्म बांटे गए। बाद में बवाल हुआ तो नगर निगम सीईओ को इसकी जानकारी दी गई। इसके बाद सीईओ मौके पर पहुंचे और सभी के पैसे वापस कराए। सोमवार को झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी पहल आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत मानगो के राजस्थान भवन में कैंप लगाया गया। इसी दौरान यह घटना हुई। रांची के जेएससीए स्टेडियम में उमड़ी भीड़, रात 2 बजे से टिकट के लिए लगी लाइन, महिलाओं के लिए अलग काउंटर, पुलिस मुस्तैद। धुरवा के जेएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम में 30 नवंबर को होने वाले भारत दक्षिण अफ्रीका वनडे मैच के लिए टिकटों की ऑफलाइन बिक्री आज से शुरू हो गई। टिकट के लिए बड़ी संख्या में खेल प्रेमी रात के 2 बजे से ही लाइन में लग गए थे। सुबह के 9 बजे काउंटर खुलने से पहले 1 किलोमीटर से अधिक लंबी लाइन हो चुकी थी। काउंटर खुलते ही लोगों के चेहरे पर खुशियां देखने को मिली। टिकट बिक्री के लिए स्टेडियम के वेस्ट गेट के पास 6 काउंटर लगाए गए हैं। सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक काउंटर से टिकट लिए जा सकते हैं। टिकट खरीदने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है। एक व्यक्ति अधिकतम 2 टिकट खरीद सकेगा। जेएससीए ने महिला दर्शकों के लिए एक अलग काउंटर की व्यवस्था की है। वहीं 2 काउंटर ऑनलाइन टिकट बुक कराने वालों को टिकट उपलब्ध कराएंगे। शेष 3 काउंटर आम दर्शकों के लिए रखे गए हैं। झारखंड की पहली इलेक्ट्रिक बस धनबाद से होगी शुरू। कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी दिखाएंगे हरी झंडी। केंद्रीय कोयला व खान मंत्री जी किशन रेड्डी पूरी टीम के साथ 27 नवंबर को धनबाद बीसीसीएल पहुंच रहे हैं। वह यहां के बेलगड़िया में 28 नवंबर को झारखंड की पहली इलेक्ट्रिक बस को हरी झंडी दिखाएंगे। विस्थापितों के लिए बीसीसीएल की ओर से बेलगड़िया को 2 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराई जा रही हैं। इसमें करीब 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए गए। दिल्ली से बस धनबाद पहुंच रही है। दिल्ली में सफल परिचालन के बाद धनबाद में भी इसका प्रयोग किया जा रहा है। मंत्री के साथ कोयला सचिव विक्रम दत्त, कोल इंडिया चेयरमैन सनोज कुमार झा सहित मंत्रालय कोल इंडिया के अधिकारी मौजूद रहेंगे। झारखंड में तेजी से बदल रहा मौसम का मिजाज, पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव, कई जिलों में पारा 10 डिग्री से नीचे। हवाई यात्रा पर असर। झारखंड में मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। अगले 1 सप्ताह तक सर्दी का असर लगातार बढ़ने वाला है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार 24 नवंबर से 30 नवंबर के बीच राज्य के अधिकांश जिलों में सुबह घना कोहरा और धुंध छाई रहेगी। इसके कारण दृश्यता में कमी रहेगी। सुबह के समय यातायात पर भी असर पड़ सकता है। दिन में आसमान पर हल्के बादल मंडराते रहेंगे, जिससे ठंड के एहसास में और इजाफा होगा। राजधानी रांची में सोमवार को अधिकतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, जबकि चतरा का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास रहा। मौसम विभाग ने चेताया कि आज न्यूनतम तापमान में अचानक 2 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज हो सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, लोहरदगा, रामगढ़, कोडरमा और आसपास के जिलों में ठंड का असर और तेज महसूस होगा। 26 से 28 नवंबर तक भी सुबह घना कोहरा और धुंध बनी रह सकती है। दोपहर तक हल्की धूप मिलने की संभावना रहेगी। राज्य के उत्तर पश्चिमी और मध्य जिलों में न्यूनतम तापमान 9 डिग्री तक गिरने का अनुमान है। वहीं गोड्डा जिले में अधिकतम तापमान 31 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिससे यह राज्य का अपेक्षाकृत गर्म क्षेत्र बना रहेगा। रांची, खूंटी और हजारीबाग में दिन का तापमान 23 से 25 डिग्री के बीच रहने से मौसम सुहावना लेकिन सर्द बना रहेगा। खराब मौसम का असर रांची की हवाई सेवाओं पर भी साफ दिखाई दिया। हाथियों को गांव तक ला रही धान की खुशबू। हाथियों ने 7 दिनों में 4 जिलों की 250 एकड़ में तैयार धान रौंदी, 5 को कुचलकर मारा। झारखंड में धान पकने का मौसम इस साल किसानों के लिए उम्मीदों के साथ साथ एक बड़ी चिंता लेकर आया है। पकी फसल की सुगंध और भोजन के लालच में जंगली हाथियों के झुंड लगातार गांव की ओर बढ़ रहे हैं, जिससे ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल है। पिछले कुछ दिनों के हालात बेहद चिंताजनक हैं। गढ़वा, गुमला, सिमडेगा और गिरिडीह जिले में हाथियों ने 250 एकड़ से अधिक तैयार धान की फसल को रौंद दिया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। फसलों के विनाश के साथ साथ इन घटनाओं में अब तक 5 ग्रामीणों की जान चली गई है। कई लोग घायल हुए हैं। सैकड़ों गांव के किसान रात दिन अपनी फसलों की रखवाली में जुटे हुए हैं। रात होते ही हाथियों के झुंड जंगल से निकलकर खेतों और खलिहानों तक पहुंच रहे हैं। ग्रामीण हाथियों को भगाने के लिए
टीन पीटते हैं और पटाखे फोड़ते हैं, लेकिन कई बार हाथियों की बड़ी संख्या और ताकत के सामने उनके ये प्रयास बेअसर साबित हो रहा है। वन विभाग लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन विभाग भी यह स्वीकार करता है कि इस समस्या का कोई स्थायी समाधान अभी तक मौजूद नहीं है। हाथियों का झुंड हर साल नए इलाकों में प्रवेश कर रहा है, जिसके कारण इंसान और हाथी के बीच संघर्ष लगातार बढ़ रहा है। अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक किसान की मौत। गुमला में सदर अस्पताल में तोड़ा दम, धान काटकर पैदल घर लौट रहे थे। गुमला के डुमरी थाना क्षेत्र के लावा गाई डुमरी के पास एक अज्ञात वाहन की चपेट में आने से 55 वर्षीय किसान फूलचंद लोहार की मौत हो गई। मंगलवार को सदर अस्पताल में इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। परिजनों ने बताया कि सिरसी डुमरी निवासी फूलचंद लोहार खेत से धान काटकर पैदल घर लौट रहे थे। इसी दौरान पीछे से आई एक अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी और फरार हो गए। इस दुर्घटना में फूलचंद गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके दोनों पैर टूट गए थे और चेहरे तथा आंख पर गंभीर चोटें आई थीं। स्थानीय लोगों ने घायल फूलचंद को चैनपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से उन्हें गुमला रेफर किया गया। बाद में उन्हें सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी स्कूली बच्चों ने परिजनों को दी थी। एसआई विनय महतो ने सदर अस्पताल में पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस अज्ञात वाहन की तलाश में जुट गई है और मामले की छानबीन कर रही है। झारखंड में अपराध जांच होगी हाईटेक। सरकार ने जारी किए ई साक्ष्य प्रबंधन नियम 2025। झारखंड सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने अपराध जांच प्रक्रिया डिजिट, तेज और पारदर्शी बनाने के लिए ई साक्ष्य मैनेजमेंट रूल्स 2025 लागू कर दिए। ये नियम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के अनुरूप तैयार किए गए हैं। सरकार का मानना है कि नए प्रावधानों से अपराध स्थल पर साक्ष्य जुटाने से लेकर उन्हें अदालत में प्रस्तुत किए जाने तक पूरी प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और विश्वसनीय बन सकेगी। नियमों के अनुसार अपराध से संबंधित सभी डिजिटल साक्ष्यों को CCTNS क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम और ICGAS इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम से जोड़ना अनिवार्य होगा। जांच अधिकारी को हर डिजिटल साक्ष्य के लिए 16 अंकों का SID तैयार कर उसे केस नंबर से लिंक करना होगा। घटनास्थल की वीडियो और फोटो रिकॉर्डिंग जरूरी कर दी गई है। जांच अधिकारी को सभी दृश्य, तस्वीरें और अन्य डिजिटल साक्ष्य ई साक्ष्य मोबाइल ऐप के जरिए रिकॉर्ड करने होंगे। रिकॉर्डिंग के तुरंत बाद जांच अधिकारी को एक ई साइंड इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र जारी करना होगा, जिसे मान्य साक्ष्य माना जाएगा। अदालतें ICGAS पोर्टल के माध्यम से सभी डिजिटल साक्ष्यों को देख सकेंगी और उनका प्रबंधन कर सकेंगी। आवश्यकता पड़ने पर मजिस्ट्रेट को भी साक्ष्य ऑनलाइन उपलब्ध करवाए जा सकेंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 230 के तहत कोर्ट पीड़ित या अभियुक्त के साथ डिजिटल साक्ष्य उनके वकील के माध्यम से साझा करने की अनुमति दे सकेगी। सिमडेगा में सड़क पर पहुंचा जंगली हाथी, यातायात घंटों बाधित। सिमडेगा जिले के ठेठ ईटांगर प्रखंड स्थित जोराम बिजली पावर हाउस रानीबंध के पास मंगलवार सुबह अचानक एक हाथी बीच सड़क पर आ गया। इसके बाद सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई। स्कूल जा रहे बच्चों और राहगीरों को सुरक्षा के मद्देनजर वहीं रोक दिया गया, जिससे कुछ समय के लिए आवाजाही पूरी तरह से बाधित हो गई। सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद हाथी को सुरक्षित रूप से जंगल की ओर खदेड़ दिया गया। हाथी के सड़क से हटते ही मार्ग पर यातायात सामान हो सका और फंसे हुए वाहनों को निकाला गया। BLO वाले बयान पर इरफान अंसारी का स्पष्टीकरण। बोले, मेरी चेतावनी अपराधियों के लिए थी, असली BLO के लिए नहीं। जामताड़ा में BLO के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का बयान पिछले कुछ दिनों से राजनीतिक विवाद का केंद्र बना हुआ है। एक कथित वीडियो बयान में उन्होंने कहा था कि अगर SIR करने कोई BLO आए तो उन्हें पकड़कर रखिए, मैं आकर छुड़ाऊंगा। इस टिप्पणी को लेकर भाजपा और विपक्षी दलों ने उन पर निशाना साधा। अब स्वास्थ्य मंत्री ने अपना स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि उनका बयान फर्जी BLO बनकर ग्रामीणों को धमकाने वाले तत्वों के खिलाफ था, न कि असली BLO के खिलाफ। मंत्री ने कहा कि विपक्ष उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहा है। मेरी चेतावनी फर्जी लोगों के लिए थी, असली BLO लोकतंत्र की रीढ़ है। इरफान अंसारी ने अपने संदेश में स्पष्ट कहा, BLO हमारे सम्मानित निर्वाचन अधिकारी हैं। मैंने कभी भी BLO को लेकर कुछ गलत नहीं कहा। मेरी बात केवल उन फर्जी लोगों पर थी जो नकली BLO बनकर ग्रामीणों को धमकाते हैं, नाम काटने का डर दिखाते हैं और पैसे वसूलते हैं। उन्होंने बताया कि जामताड़ा में ग्रामीणों ने कई बार फर्जी BLO और साइबर ठगों की गतिविधियों की शिकायत की है। जामताड़ा पहले से साइबर फ्रॉड से प्रभावित जिला है। लोगों ने बताया था कि कुछ लोग BLO के नाम पर घर घर जा रहे हैं, धमका रहे हैं और पैसे मांग रहे हैं। इसलिए मैंने उपायुक्त को अवगत कराया और विशेष निगरानी की मांग की। ग्रामीण ऐसे लोगों को पकड़कर प्रशासन को सौंपे। मंत्री ने कहा कि उनकी अपील केवल अपराधियों के खिलाफ थी। मैंने कहा था, अगर कोई संदिग्ध या फर्जी व्यक्ति BLO बनकर आए तो उसे पकड़े और तुरंत प्रशासन को सूचना दे। यह संदेश पूरी तरह जनहित में था।
हुसैनाबाद अनुमंडल में चोरों का आतंक, एक ही रात में पथरा पंचायत के 4 घरों के ताला टूटा, लाखों की संपत्ति की हुई चोरी। पलामू जिले के हुसैनाबाद अनुमंडल क्षेत्र में बीती रात चोरों का आतंक देखने को मिला। हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के पथरा पंचायत अंतर्गत चनकार कस्तूरी गांव के टोला नोनियाडी और पथरा गांव में घरों का ताला तोड़कर चोरी की गई। बीती रात्रि कुल 4 घरों का ताला टूटने की बात बताई गई है। सूत्रों के अनुसार बताया जाता है कि घर मालिक कपिल चौहान अपने परिवार के साथ नातिन की शादी में गए थे। इसी बीच चोरों ने घर का ताला तोड़कर बक्सा व सूटकेस घर से करीब 500 मीटर दूर सोनगाहा आहर में ले जाकर उसका सामान निकाल लिया और खाली बक्सा, सूटकेस व अन्य सामग्री वहीं फेंक कर फरार हो गए। सुबह में गांव वालों ने आहर में बक्सा व सूटकेस पड़े देख इसकी सूचना दी। इसी पंचायत के पथरा गांव में रमेश राम के परिवार जिस घर में सोए थे, उस घर के बाहर से कुंडी लगाकर पास के दूसरे घर का ताला तोड़कर लाखों की संपत्ति चोरी कर ली गई। वहीं शादी समारोह में गए तीसरे घर के सुदामा चौहान के घर का ताला तोड़कर भी चोरों ने हाथ साफ किया। एक अन्य घर का ताला टूटा मिला। बीती रात कुल 4 घरों की ताला टूटा है। बताया जा रहा है कि चोरों ने चारों घरों से मिलाकर लाखों रुपए की संपत्ति पर हाथ साफ किया। पथरा पंचायत के मुखिया नरेश पासवान ने प्रशासन से अज्ञात चोरों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग की है। घटना की सूचना मिलते ही हुसैनाबाद पुलिस स्थल पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। रांची के 2 चौराहों पर बनेंगे फ्लाईओवर, 250 करोड़ की लागत से जल्द शुरू होगा काम। शहर के सबसे व्यस्त और सबसे अधिक दुर्घटना होने वाली नेवरी चौक और रामपुर चौक की तस्वीर अब बदलने जा रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की ओर से इन दोनों स्थानों पर आधुनिक फ्लाईओवर्स का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना पर कुल 250 करोड़ रुपए खर्च होंगे और निर्माण की टेंडर प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। उम्मीद है कि इसी वित्तीय वर्ष में निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इन दोनों चौकों पर हर दिन भारी संख्या में वाहनों का दबाव रहता है। खासकर कांके से हजारीबाग और जमशेदपुर से हजारीबाग आने जाने वाले वाहनों को अक्सर भारी जाम का सामना करना पड़ता है। तेज रफ्तार वाहनों और सड़क की जटिल संरचना के कारण दुर्घटनाओं की संख्या भी लगातार बढ़ रही थी। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों की मांग पर NHAI ने विस्तृत सर्वे के बाद फ्लाईओवर निर्माण की मंजूरी दी है। चतरा में अधेड़ का शव मिला। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका, सिर पर पत्थर से कुचलने के मिले गहरे निशान। चतरा जिले के सदर थाना क्षेत्र स्थित ऊटा मोड़ के पास लक्ष्मणपुर सड़क किनारे एक अधेड़ व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मंगलवार की सुबह बरामद हुए इस शव के सिर पर पत्थर से कुचलने के गहरे निशान थे, जिससे यह हत्या का मामला प्रतीत होता है। मृतक की पहचान 45 वर्षीय भूपेंद्र कुमार यादव के रूप में हुई है, जो स्वर्गीय बालदेव यादव के पुत्र थे। घटना की जानकारी मृतक के भतीजे टिंकू यादव ने पुलिस को दी। टिंकू यादव ने बताया कि उनके चाचा भूपेंद्र शराब का सेवन करते थे। कल देर शाम वह नशे की हालत में सड़क किनारे पड़े थे। तब टिंकू ने उन्हें उठाकर एक सुरक्षित जगह पर सुला दिया था और अपने घर लौट आए थे। टिंकू के घर आने के लगभग आधे घंटे बाद ही उन्हें सूचना मिली कि उनके चाचा की हत्या कर दी गई है और उनके सिर को पत्थर से कुचला गया है। परिजनों ने तत्काल इसकी सूचना सदर थाना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। टिंकू यादव ने आशंका जताई है कि उनके चाचा की हत्या आपसी दुश्मनी के कारण हुई है। उन्होंने पुलिस को बताया कि कुछ दिन पहले भूपेंद्र की किसी अज्ञात व्यक्ति से नोकझोंक हुई थी। परिजनों का मानना है कि इसी रंजिश के चलते भूपेंद्र यादव की हत्या की गई है। झारखंड में 61,63,000 राशन कार्ड सदस्य अभी भी eKYC से वंचित हैं। केंद्र ने आधार लिंकिंग और बायोमेट्रिक सत्यापन को अनिवार्य कर जांच तेज की है। केंद्र सरकार द्वारा फर्जीवाड़ा रोकने और लाभुकों की पहचान को पारदर्शी बनाने के लिए राशन कार्ड धारियों का eKYC अनिवार्य कर दिया गया है। इसके तहत आधार लिंकिंग, बायोमेट्रिक सत्यापन और अन्य प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं को पूरा करना जरूरी है। इसके बावजूद झारखंड में इस प्रक्रिया की रफ्तार धीमी है। राज्य में कुल 2,63,06,320 राशन कार्ड धारी सदस्य हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 2,01,42,529 सदस्यों का ही eKYC पूरा हो सका है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार अब भी 61,63,791 सदस्य प्रक्रिया से बाहर हैं। इसका मतलब है कि करीब 24% लाभुकों की पहचान का सत्यापन लंबित है। राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता में रामगढ़ की बेटियों का कमाल, अंडर 17 टीम बनी चैंपियन।
झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद रांची के तत्वाधान में आयोजित राज्य स्तरीय अंडर 14, 17 और 19 बालक बालिका खो खो प्रतियोगिता का सोमवार को खेलगांव के प्रैक्टिस मैदान में भव्य समापन हुआ। इस प्रतियोगिता में रामगढ़ जिले की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन किया। अंडर 17 बालिका वर्ग में रामगढ़ की टीम ने पूर्वी सिंहभूम जिले को हराकर राज्य चैंपियन का खिताब जीता। वहीं अंडर 14 बालिका वर्ग में रामगढ़ की टीम उप विजेता रही। खो खो प्रतियोगिता में दोनों टीमों के शानदार प्रदर्शन और सफलता से जिला भर के खेल जगत और शिक्षा विभाग में खुशी का माहौल है। जिला शिक्षा पदाधिकारी कुमारी नीलम ने चैंपियन टीम को बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि खिलाड़ियों और शिक्षकों के अथक प्रयास से रामगढ़ की टीम चैंपियन बनी है। वहीं जिला शिक्षा अधीक्षक संजीत कुमार ने बधाई देते हुए कहा है कि खेलो झारखंड प्रतियोगिता बच्चों को बड़ा मंच देती है और हमारी बेटियों ने इसका पूरा फायदा उठाया। रील बनाएंगे और जीतेंगे 50,000। वाटरशेड महोत्सव 2025 प्रतियोगिता में दिखाएं अपना हुनर। भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत भू संरक्षण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेज तथा झारखंड राज्य सरकार के सहयोग से वाटरशेड महोत्सव 2025 के तहत देशव्यापी सोशल मीडिया प्रतियोगिता हो रही है। ये प्रतियोगिता जल संरक्षण, मृदा संरक्षण, वाटरशेड विकास कार्यों, हरियाली तथा जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। अवधि 12 नवंबर 2025 से 31 दिसंबर 2025। थीम जल संरक्षण एवं वाटरशेड विकास कार्य। पुरस्कार राशि सर्वश्रेष्ठ रील, बेस्ट रील 4 विजेता, प्रत्येक को 50,000। सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफ 50 विजेता, प्रत्येक को 1,000। भाग लेने का तरीका, वाटरशेड विकास से जुड़े कार्यों, जल संरक्षण संरचनाएं, नाला बंधान, चेक डैम, वृक्षारोपण, सिल्वीपॉस्चर, कृषि वानिकी, WDC, PMKSY 1.0 एवं 2.0 के अंतर्गत निर्मित संरचनाएं आदि की 30 से 60 सेकंड की रील या फोटोग्राफ बनाएं। #वाटरशेड महोत्सव इंडिया तथा #वाटरशेड महोत्सव झारखंड का अनिवार्य रूप से प्रयोग करें। झारखंड पुलिस सेवा में बड़ा फेरबदल, 9 DSP को IPS रैंक में मिली प्रोन्नति। झारखंड पुलिस सेवा के 9 सीनियर DSP को IPS रैंक में प्रोन्नति मिली है। जल्द ही गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया जाएगा। मिली जानकारी के मुताबिक श्री राम समद, रोशन गुड़िया, अविनाश कुमार, राजेश कुमार, मजरूल होदा, दीपक कुमार एक को सीनियर DSP से IPS रैंक में प्रोन्नति दी गई है। वहीं JPSC के दूसरे बैच के राधा कृष्ण किशोर, मुकेश महतो और शुवेंदु को कंडीशनल प्रोन्नति दी गई है। मालूम हो कि झारखंड पुलिस में SP रैंक के अधिकारियों की संख्या में जल्द ही बढ़ोतरी होने वाली है। फिलहाल 2012 से लेकर 2021 बैच तक SP रैंक के IPS अधिकारियों की संख्या 71 है, जिनमें से 10 अधिकारी केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। वहीं अब 9 सीनियर DSP की प्रोन्नति के बाद झारखंड पुलिस में SP रैंक के IPS अधिकारियों की संख्या बढ़कर 80 हो जाएगी। मुर्गी पालन योजना में अनियमितता, लाभुकों का आरोप, चूजे वितरण में किया जा रहा घोटाला। झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के मुर्गी पालन योजना में अनियमितता का मामला सामने आया है। योजना के अनुसार 500 और 400 की जगह लाभुकों को 360 मुर्गी के चूजे मिल रहे हैं। जहां 200 चूजे देना है वहां 180 चूजे दिए जा रहे हैं। इसे लेकर लाभुकों ने नाराजगी जताई है। मामले में मुखिया ने कहा है कि योजना के नाम पर पंचायतों में बांटे जा रहे मुर्गी के चूजों में घोटाला हो रहा है। इस बात की जानकारी जब पशुपालन पदाधिकारी तक पहुंची तो उन्होंने जांच कर कार्रवाई करने का दावा किया है। दरअसल झारखंड मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत लाभार्थी को ब्रॉयलर मुर्गी पालन योजना के लिए 500 चूजे और बैकयार्ड लेयर कुक्कुट योजना के तहत 400 चूजे देने का लक्ष्य है। चूजों के अलावा दाना और दवाइयां भी देनी है, लेकिन विभाग द्वारा लाभुकों को कम चूजे बांटे जा रहे हैं। यह मामला खूंटी प्रखंड क्षेत्र के मुरही पंचायत और तिलमा पंचायत क्षेत्र का है, जहां लाभुकों ने कम चूजे मिलने की शिकायत की है। झारखंड से हटेंगी केंद्रीय बलों की बटालियंस, 5 SRE जिले होंगे विमुक्त। सुरक्षा समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित। केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देश पर झारखंड की सुरक्षा व्यवस्था और बल तैनाती में बड़े बदलाव की योजना बनाई जा रही है। इसके तहत राज्य में तैनात केंद्रीय बलों की बटालियंस अन्य राज्यों में स्थानांतरित की जाएंगी। साथ ही 5 जिलों को SRI सुरक्षा व्यय योजना से विमुक्त किया जाएगा। इसका मतलब है कि अब इन जिलों को सुरक्षा संबंधित खर्च के लिए केंद्र से विशेष मदद नहीं मिलेगी। इस निर्णय के बाद झारखंड पुलिस मुख्यालय ने राज्य में नक्सल विरोधी अभियानों और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात बलों की संख्या की समीक्षा शुरू कर दी है। राज्य में वर्तमान में प्रतिनियुक्त केंद्रीय अर्धसैनिक बलों में से 3 बटालियंस, 2 CRPF और 1 SSB को दूसरे राज्यों
राज्यों में भेजने का प्रस्ताव है। केंद्रीय बलों की इस कमी और SRI टैग हटने के मद्देनजर पुलिस मुख्यालय ने राज्य की झारखंड सशस्त्र पुलिस, जैप, इंडिया रिजर्व बटालियन, IRB, स्पेशल इंडिया रिजर्व बटालियन, SIRB और SAP की बटालियंस की तैनाती की समीक्षा करना अत्यंत आवश्यक माना है। इस महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श और समीक्षात्मक प्रतिवेदन तैयार करने के लिए IG झारखंड जगुआर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी, समय मांगने पर राज्य सरकार पर लगा 2000 का जुर्माना। देवघर में दर्ज केस को निरस्त करने का आग्रह करने वाले सांसद निशिकांत दुबे की याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार द्वारा जवाब दायर करने के लिए दूसरी बार समय मांगे जाने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यहाँ बता दें कि निशिकांत दुबे ने मोहनपुर थाने में दर्ज प्राथमिकी और उनके खिलाफ दायर चार्जशीट को चुनौती देते हुए उसे निरस्त करने का आग्रह किया है। कोर्ट ने मामले में निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक जारी रखी है। बता दें कि देवघर के मोहनपुर थाना क्षेत्र में सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ कांड संख्या 281/2024 दर्ज की गई थी। इसी केस को निरस्त करने का आग्रह उनकी ओर से किया गया। निशिकांत दुबे पर आरोप है कि उन्होंने मोहनपुर थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति जो बाजार में बैल खरीद बिक्री करता था उसे बांग्लादेशी घुसपैठिया बताते हुए उसके साथ मारपीट की थी और उसका बैल भगा दिया था। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड की पहचान बनेगा जीरा फूल धान की खेती, GI टैग दिलाने की कोशिश। लातेहार जिले में इस वर्ष लगभग 2000 एकड़ भूमि में जीरा फूल धान की खेती की जा रही है, जो अब पूरी तरह से तैयार हो गया है। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जीरा फूल धान की खेती करने वाले किसानों का जीवन सुगंधित हो जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि GI टैग के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर लातेहार जिले की ब्रांडिंग भी होगी। लातेहार जिला प्रशासन ने जिले के महुआ डांड प्रखंड के किसानों को जीरा फूल धान की खेती से जोड़ा है। दरअसल लातेहार के किसान अब तक सिर्फ पारंपरिक धान की खेती ही करते आ रहे थे। इस कारण उन्हें खेती से औसत मुनाफा ही हो पाता था। हालांकि कुछ किसान उन्नत नस्ल के धान की थोड़ी बहुत खेती भी करते थे, लेकिन इस बार लातेहार जिला प्रशासन ने जिले के किसानों को जीरा फूल धान की खेती से जोड़कर उनके जीवन में नया सवेरा लाने का प्रयास शुरू किया है। जिले के महुआ डांड प्रखंड में जिला प्रशासन ने FPO के माध्यम से अलग अलग किसानों को जागरूक कर लगभग 2000 एकड़ भूमि में जीरा फूल धान की खेती आरंभ करवाई है। यह फसल भी अब लगभग पूरी तरह तैयार हो गई है। धान कटनी भी शुरू हो गई है। इतने बड़े पैमाने पर पहली बार जीरा फूल धान की खेती होने से किसानों में भी जबरदस्त उत्साह है। ऐसा भी माना जा रहा है कि यदि सब कुछ अनुकूल रहा तो जीरा फूल धान की उपज प्रति एकड़ लगभग 7 से 8 क्विंटल होगी। अनियंत्रित होकर बोलेरो झाड़ियों में जा घुसा, बाल बाल बचे 6 युवक। चाकुलिया धाल भूमगढ़ मुख्य सड़क पर सोमवार की विगत रात एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। जोड़ीशा गांव के पास बोलेरो वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे झाड़ियों में जा घुसा। इस दुर्घटना में बोलेरो पर सवार 6 युवक बाल बाल बच गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार सभी 6 युवक बोलेरो पर सवार होकर जादूगोड़ा से चाकुलिया एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे। जोड़ीशा गांव के पास सामने से आ रहे एक हाईवा से बचने के प्रयास में बोलेरो अनियंत्रित हो गया और सड़क किनारे खेत में उतर गई। गनीमत रही कि इस दुर्घटना में किसी को गंभीर चोट नहीं आई है और सभी युवक सुरक्षित हैं। झारखंड में अपराध छिपाने के लिए नया अपराध गढ़ती है हेमंत सरकार, बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर अपराध छिपाने के लिए नया अपराध गढ़ने का आरोप लगाया। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि झारखंड में अब अपराध छिपाने के लिए नया अपराध गढ़ना सरकार और सिस्टम की आदत बन चुकी है। धनबाद के कोयले के काले साम्राज्य में ईडी की हालिया कार्रवाई ने कई चौंकाने वाले सबूत उजागर किए हैं, लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि कोयले की काली कमाई से लाल हो रहे कुछ शीर्ष पुलिस अधिकारी द्वारा कोयला माफियाओं को उनके कुछ जमीनी गुर्गों को हमेशा के लिए खत्म करने का टारगेट दिया गया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि स्पष्ट जानकारी मिल रही है कि ईडी जिन लोगों से पूछताछ कर रही है उन्हीं की हत्या की साजिश रची जा रही है ताकि सच बाहर ना आ सके। अपराधियों को पकड़ने के नाम पर सबूतों का एनकाउंटर कराने का खेल भी पहले भी इस राज्य में खेला गया है। झारखंड एक ऐसे अपराधी DGP को देख चुका है जिस पर सुपारी लेकर एनकाउंटर तक करवाने और झारखंड में उससे भ्रष्ट DGP आज तक कभी नहीं बनने के साथ ही भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ देने का आरोप सत्ताधारी दल तक के लोगों ने भी लगाया है। उन्होंने कहा कि ईडी को बेहद सतर्क रहना चाहिए। यहाँ सच बोलने वाले का नहीं, सच दबाने वाले का राज चलता है और जब सत्ता, सिस्टम और माफिया एक ही धुरी पर घूमने लगे तो न्याय का गला घोटना महज औपचारिकता रह जाती है। चोरी की शिकायत करने वाला ही निकला चोर, पुलिस ने भेजा जेल।
जमशेदपुर के आजाद नगर थाना क्षेत्र में चोरी की शिकायत करने वाले युवक की ही कहानी पलट गई। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मामले का खुलासा करते हुए शिकायतकर्ता व घर मालिक वकार अहमद को ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस जांच में सामने आया है कि वकार अहमद ने आर्थिक तंगी के कारण अपने ही घर में चोरी का नाटक रचा। उन्होंने परिवार के सो जाने पर 22 नवंबर की रात सोने के जेवर गायब कर दिए और सुबह पुलिस में बाहरी चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। छापेमारी के दौरान पुलिस ने वकार के कब्जे से सोने की चेन, 4 कानबाली, 1 अंगूठी बरामद की, जिनकी कीमत करीब 1.5 लाख रुपए आंकी गई है। देवघर के घघरजोरी पंचायत में पेयजल आंगनबाड़ी सेवाओं का सामाजिक अंकेक्षण शुरू, 29 को जन सुनवाई। झारखंड नरेगा सोशल ऑडिट टीम अब देवघर जिले के मधुपुर प्रखंड के घघरजोरी पंचायत में नल जल योजना, आंगनबाड़ी सेवाओं और पीडीएस व्यवस्था का सामाजिक अंकेक्षण सोशल ऑडिट करने जा रही है। ये 25 नवंबर यानी आज से 28 नवंबर तक चलेगा। इसके बाद 29 नवंबर को पंचायत स्तर पर जन सुनवाई होगी। सोशल ऑडिट के संयोजक जेम्स हैरेंज ने बताया कि पंचायत के 7 गांवों में कुल 610 घर हैं, जिनमें से 491 घरों को जल नल योजना का लाभ मिला बताया गया है। वर्ष 2022-23 में 11 पेयजल योजनाओं पर 1.74 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें 3 स्कूलों और 2 आंगनबाड़ी केंद्रों को भी जलापूर्ति का दावा किया गया है। हालांकि जमीनी स्तर पर स्थिति उलट है। अपहृत नाबालिग लड़की 24 घंटे में सकुशल बरामद, आरोपी गिरफ्तार। रामगढ़ जिले के बुरकुंडा ओपी क्षेत्र से अपहृत नाबालिग लड़की को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया। लड़की की बरामदगी पिठोरिया से की गई है। साथ ही पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार युवक की पहचान बासल थाना क्षेत्र के रसदा बस्ती महुआ टोली निवासी तन्नू पाहन के रूप में हुई है। बुरकुंडा ओपी प्रभारी उपेंद्र कुमार ने बताया कि रविवार को नाबालिग युवती के परिजनों ने अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी। युवती को बहला फुसला कर अपहरण कर लिया गया था। शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल छापेमारी शुरू की और पिठोरिया से युवती को सुरक्षित बरामद कर लिया। साथ ही पुलिस ने आरोपी युवक तन्नू पाहन को गिरफ्तार कर कांड संख्या 283/2025 में जेल भेज दिया।